हारे हुए इंसान के पास में औरत नहीं होती है। एक कोई आया था जिन्होंने कहा था कि उनको उनकी वाइफ चाहिए फिर से, और वो कुछ भी करने के लिए रेडी थे उनकी वाइफ को पाने के लिए वापस। और गेटिंग बैक, और वो उनकी वाइफ ने उनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था और डिवोर्स मांगा था। जब मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा कि हम कोशिश करेंगे क्या हो सकता है, बट आप आइए। तो उनके साथ में सब कॉल वॉल हुई, सब कुछ हुआ। वो बोल रहे हैं मुझे चाहिए, वो कुछ भी करो, आपको जो जो मेरे से करवाना है वो सब करवा दो, मेरे को मेरी वाइफ चाहिए। मैंने उनको एक बात बोली, पहले मैं आपको आपके ऊपर काम करूँगी, उसके बाद में आपकी वाइफ अपने आप आपके पास है। उन्होंने कहा ये नहीं, मुझे पहले मेरी वाइफ चाहिए। मैंने कहा वो सब आएगी, पहले आप अपने आप को तो बिल्ड करो। सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। अच्छा, एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमें काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, वो है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप का मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो आज हम जिसको लेकर आए हैं इस पॉडकास्ट में, वो रिलेशनशिप के ऊपर, आई डोंट नो शुड आई से दैट कि नहीं कहना चाहिए, पीएचडी की है, मास्टर्स हैं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन वो उनका जो है ना रिलेशनशिप को क्लैरिटी देने का काम है, और वो अपने आप को कहती है कि मैं रिलेशनशिप क्लैरिटी कोच हूँ। चलिए जानते हैं ये रिलेशनशिप क्लैरिटी कोच होता क्या है। उन्हीं से सवाल करते हैं, उन्हीं का जवाब सुनते हैं। हेलो एंड वेलकम श्रीदा जी, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं। आप बहुत बढ़िया। ये जो आप अपने आप को कहती है ना रिलेशनशिप क्लैरिटी कोच, ये होता क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, टर्मिनोलॉजी है, और मतलब जैसा है कि किसी भी चीज को ना उधेड़ के रख देता है, ऐसा लग रहा है। तो जरा समझाइए तो इसको बड़े सिंपल वर्ड्स में। लोगों को रिलेशनशिप एक्चुअली पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप में उनको चाहिए क्या जी। वो लोग बस चले जा रहे हैं, हम सब एक रेस में हैं, एक दूसरे के पीछे चले जा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, एक हर्ड मेंटालिटी है। बट एग्जैक्टली मेरी नीड क्या है, एग्जैक्टली मुझे क्यों चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। शादी, लोगों को पूछो शादी क्यों करनी है, मम्मी पापा ने बोला शादी कर। आपको क्यों करनी है, आंसर नहीं है उनके पास। सो शादी निभानी उनको है, किसी के साथ में उनको 24 घंटे रहना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मुझे क्यों करनी है। सो दैट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको एग्जैक्टली हमारे लिए चाहिए क्या। अगर किसी के साथ होना है तो क्यों होना है, अगर किसी के साथ नहीं होना है तो क्यों नहीं होना है, और किसी के साथ में अगर मुझे कोई जॉब करना है तो क्यों करना है, और अगर मुझे वो जॉब या करियर नहीं चाहिए तो वो क्यों नहीं चाहिए, मुझे ये पर्सन क्यों मुझे परेशान कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कुछ नहीं पता, सब खिचड़ी बन रखी है। तो उसकी क्लैरिटी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आप आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सारी खुशियां रिलेशनशिप से आती है, मैक्सिमम खुशियां। बहुत बड़ी स्टडी हुई थी तो वहाँ से ही, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, और रिलेशनशिप से हमारी मैक्सिमम खुशियां आती है। तो वो अगर अच्छी है, हील्ड है, तो हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल जाती है। तो उसके लिए क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, मुझे 3 रीजंस बताइए कोई आपका पॉडकास्ट क्यों देखे। ये पॉडकास्ट इसलिए देखें क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग मुझे आकर बोलते हैं मेरे बहुत मल्टीपल ब्रेकअप्स हो रहे हैं। अच्छा, मल्टीपल ब्रेकअप्स क्यों होते हैं? अरे एक भी नहीं हुआ तो मल्टीपल ब्रेकअप्स होते हैं। हाँ, एक है, वापस फिर वैसा ही सेम पैटर्न वापस हो रहा है कि ब्रेकअप्स हो रहे हैं। तो वो मल्टीपल ब्रेकअप्स ना हो, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। ओके। और दूसरा रीजन ये है कि अगर लोगों को लगता है कि जो हीलिंग है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनको कोई प्रॉब्लम है, या फिर जिनको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो हीलिंग एक्चुअली सभी के लिए है जिन लोगों को मेडियोक्रिटी तोड़कर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है लाइफ में। ओके। तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हर किसी का डिफरेंट डेफिनेशन हो सकता है, ठीक है। सो उसके लिए होती है। तीसरा ये रीजन है कि इसमें हम लोगों को ये समझ में आता है कि हम कौन हैं। हम लोग सब लोग एक हम लोगों को बताया, मुझे कोई बताएगा कि ये मेरा नाम है, ये मेरी डेजिग्नेशन है। आपको अगर कोई पूछेगा आप कौन है तो आप यही बताएंगे, बट एग्जैक्टली मैं कौन हूँ, जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आपका ह्यूमन होना, आपका ये बर्थ
वेस्ट है। तो उसकी क्लैरिटी होना कि मैं हूँ कौन और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ, मेरा पर्पस क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए जब आप हीलिंग्स करते हैं, आप इसके लिए ब्रॉड एस्पेक्ट खोलते हैं और आप अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर पाते हैं, बेटर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बहुत ब्यूटीफुल होती है। ओके, तो चलिए आपको बताते हैं थोड़े से इनका बैकग्राउंड। सुनीता जी बेसिकली राजस्थान से हैं, इनके फोर फादर राजस्थान से, फिर ये बॉम्बे चले गए और वहीं शी वॉज बॉर्न, शी वॉज ब्रॉट अप देयर, और इन्होंने बॉम्बे को ही अपनी कर्म भूमि बनाया। और अब आगे की जर्नी सुनते हैं इनके। चलिए बताइए, आपने क्या स्टडी की है? मैंने बैचलर्स किया है कॉमर्स में और फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, और फैशन डिज़ाइनिंग में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की थी, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, काफ़ी सारा कुछ किया था। अच्छा। और फिर मैंने 12 इयर्स कॉर्पोरेट में काम किया, जहाँ पे 10 इयर्स मैंने फैशन में काम किया और अच्छा। 2 इयर्स मैंने मीडिया में काम किया। और फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें की, जैसे सोशल मीडिया क्रिएटर किया। मुझे राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मैंने राइटिंग की। क्या लिखती हैं आप? मैं अपने बारे में लिखती हूँ और मैं यही मेरा जो टॉपिक है रिलेशनशिप्स के बारे में, मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट है इसमें, जो मैंने डाला है कि किस किस तरह के चैलेंजेस, मुझे पर्सनल चैलेंजेस है, उसको मैंने कैसे ओवरकम किया था। मैं स्टोरीज लिखती हूँ अपने बारे में, और मैं कोट्स लिखती हूँ। तो जो भी आप मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे वो सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। तो स्टडी करने के बाद में आपने अपना कॉर्पोरेट में प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया, ठीक है ना, और काफ़ी क्रिएटिव था। जैसे आपने कहा कि आप फैशन डिज़ाइनिंग करती हैं या करती थी, ज्वेलरी डिज़ाइन करती थी एंड ऑल दैट। तो इसमें कैसे आई? हाउ डिड यू बेसिकली रियलाइज कि दिस इज नॉट व्हाट आई एम डूइंग, इज नॉट माय चॉइस, बट मुझे ये करना है? ये कैसे पता चला आपको? वो बोलते हैं ना, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है जी। एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक ब्रोकन आदमी का हाथ होता है। बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैंने शादी की, लव मैरिज थी मेरी, और शादी के बाद में चैलेंजेस आए वहाँ से। समहाउ जिस भी तरह से शादी नहीं चली और मैं निकली वहाँ से, और फिर मुझे लगा सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि एक औरत के लिए उसकी शादी सब कुछ होती है। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं खोज रही थी कि क्या होना चाहिए, क्या करूँ आगे। मुझे लगा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा एहसास हुआ कि कुछ है जो मुझे अपने बारे में और जानना है, मुझे कुछ है जो मिसिंग, देयर इज समथिंग मिसिंग जो मुझे अपने बारे में नहीं पता है। तो जब मैंने रिसर्च की अपने बारे में और आगे रिसर्च की, पढ़ाई की, और तब मुझे पता चला कि मैं एक टीचर, एक हीलर हूँ। तो वहाँ पर जब मैंने उसके अंदर और ज़्यादा रिसर्च की, तब मैंने कुछ कोर्सेज़ किए, और अननोइंगली मैंने कुछ लोगों को हेल्प की, कोच किया। और उस वक्त मैं कुछ 30 लोगों को मैं कोच कर पाई, और वो 30 लोगों को रिजल्ट्स आने लगे। When you say कोच कर पाई, मतलब हील कर पाई? कोच यानी उन लोगों को कुछ चैलेंजेस थे, अच्छा, वो लोग अपने चैलेंजेस बता रहे थे और उनको मैं सोल्यूशन बता रही थी कि आप इस तरह से कीजिए तो ये आप ठीक हो जाएंगे। तो ये किस तरह के चैलेंजेस थे उनके? लाइफ रिलेशनशिप चैलेंजेस। अच्छा, रिलेशनशिप चैलेंजेस थे, करियर चैलेंजेस थे, वो खुद से कुछ रिलेटेड चैलेंजेस थे। तो जब वो लोग उसमें से बाहर निकल पाए तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि कुछ है। और तब मैंने, और उसके बीच में मुझे मेरा एक डिवाइन पर्पस भी आ गया था कि मुझे ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में लोगों को हील करना है। अच्छा। सो तब मैंने अपने आप को लॉन्च किया अक्टूबर 2022 में, और फिर तब से गाड़ी चालू है। कितने साल आपने ये तपस्या की? तो ये अगर आप देखेंगे तो जो मैंने हीलिंग स्टार्ट की, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर 2022, और अगर इसका जो बेस है, ये बेस 23 इयर्स यानी 1997 से इसका बेस बनना शुरू किया, और तब से लेके 2022 तक। और एक कमाल की बात है कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 1997 में, दैट वाज 18 अगस्त 1997, और उस दिन से मेरी लाइफ डाउनहिल जाना शुरू हुई थी, मेरी लाइफ में चैलेंजेस आने शुरू हुए थे। एंड 18 अगस्त 2022 में मुझे मेरा डिवाइन लाइफ पर्पस आया। सो देयर इज अ रेजोनेंस विद डेट। सो मैं समझती हूँ ये 23 इयर्स का जो टाइम है भगवान ने मुझे बिल्ड किया ताकि ये चीज़ मेरे पास में आ सके, नहीं तो ये चीज़ नहीं आती। ओके, तो अगर मैं इन नटशेल जानना चाहूँ तो 23 साल में आपने कहा कि मैंने तपस्या की, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो 23 साल आपको इस करियर में लाने के लिए या इस जॉनर में लाने के लिए 23 साल कैसे निकले? मतलब क्या किया उन 23 सालों में? उस वक्त
बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो जैसे बोलते हैं कि आपके एक्सटेंडेड फैमिली होती है, मेरी खुद की जो फैमिली है वो बहुत लविंग है, बहुत मुझे प्यार मिला मेरी फैमिली से, लेकिन जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ से मुझे चैलेंजेस आ रहे थे, मेरे वर्क प्लेस से मुझे चैलेंजेस आ रहे थे, मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते थे, मुझे लगता था कि मुझे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है, मुझे कोई समझता ही नहीं है, मैं बहुत सेंसिटिव थी। तो मुझे लग रहा था कि दुनिया में एक मैं ही अलग हूँ, बाकी सभी बुरे हैं, मैं पूरी दुनिया को ही खराब समझ रही थी। मुझे लग रहा था कि सब लोग हैं जो मेरे अगेंस्ट है। तो ये सारी चीज़ें मेरी बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, और मेरे हर एक वर्क प्लेस में जाकर मैं किसी न किसी को कोच ही कर रही थी वहाँ पर। कोई आकर मुझे बोलता था मुझे प्रॉब्लम है, तो वहाँ जाकर उनको कोच कर रही हूँ, उनको समझा रही हूँ आप ऐसे करो वैसे करो। मेरे खुद के चैलेंजेस में खुद हील करती थी, बहुत गिव अप नहीं करती थी, आगे बढ़ती थी। अच्छा आज ये है, कोई नहीं, आगे करेंगे और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है, रिस्क लेती रहती थी, आगे बढ़ रही थी। तो उस वक्त वो सारी चीज़ें जो मुझे मेरा जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो डेवलप हुआ, नेवर गिव अप एटीट्यूड डेवलप हुआ, कमिटमेंट डेवलप हुआ, खुद के लिए एक डेडिकेशन डेवलप हुआ, भगवान के साथ में एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ। बहुत सारी चीज़ें उस वक्त डेवलप हुई जो ये काम करने के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये जो काम है इसमें आप जब इस तरह के हीलिंग्स करते हैं, आप स्पिरिचुअली आपको बहुत टेस्ट किया जाता है। अगर आप उस वक्त आपने कहा कि नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, छोड़ देते हैं, अब मुझे नहीं करना है, तो आपको वो पर्पस चला जाता है आपके। मैं ये पर्पस जो है, मुझे लोगों को हील करना है। इसमें बहुत सारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस वाले लोग आते हैं, उन बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग बोलते हैं उनको डर लगता है, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने इससे बुरा देख लिया है, मैंने इससे बहुत बुरी लाइफ देखी है। ठीक है, ये जनरली कहा जाता है कि ये जो हीलिंग वाला जो प्रोसेस है, या ये जो भी है, ये एक नेचुरल गिफ्ट होती है, राइट? आपका क्या मानना है? ये हीलिंग सभी के अंदर ये एबिलिटी होती है, हर एक के अंदर होती है। हाँ, कोई चोजन वंस होते हैं जो बहुत डीप हीलिंग्स कर सकते हैं और लोगों को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये सभी के अंदर होती है। अभी मैं आपको भी करवाती हूँ, आप अपना हाथ लीजिए, ऐसे आप भी कर सकते हैं, सब ऑडियंस आप भी कर सकते हैं। अपना हाथ लीजिए और आप प्रे कीजिए कि मेरे अंदर वो सारी शक्तियाँ जो मेरे शरीर में हैं, जो हीलिंग मुझे करवाती है या करवा सकती है, वो सारी मेरे पाम्स में डेवलप हो जाए। अच्छा, ओके। और आप अभी आप ये अपने हाथ ऐसे आप करेंगे, ये आपको लगेगा आपके हाथों के बीच में कुछ है, फील हो रहा है कुछ, ठीक है। अब आपको जहां पर भी चाहिए, जहां मुझे चाहिए कि मुझे हीलिंग चाहिए, से फॉर एग्जांपल मेरा आज कंधा दुख रहा है, आप वहां पर अपना हाथ रख दीजिए, ओके, ठीक है। और आपको फील होगा थोड़ी देर बाद में कि कुछ ना कुछ जा रहा है अंदर, ओके, आप हील हो रहे हैं। अच्छा, हम सबके अंदर हीलिंग पावर्स होते हैं। भगवान ने, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, उस परमात्मा ने हम सबको सब कुछ दिया है, बट इतना है कि हम रियलाइज नहीं करते। ओके, तो जब आप ये कह रही हैं, उसके साथ में आपने एक और स्टेटमेंट भी कहा कि इट इज यू आर चोजन फॉर दैट, मतलब क्या? कि मेरे पास में कुछ ऐसे भगवान ने, जो बोलते हैं ना कि हर एक किसी को भगवान कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते हैं जिससे वो सक्सेसफुल हो सकता है। करेक्ट। तो वो कुछ गिफ्ट्स मुझे दिए हैं जो डिवाइन गिफ्ट्स है, जिससे मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ। तो मेरे लिए जो लोग आते हैं मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से, वो लोग थेरेपिस्ट से, डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से हारे हुए लोग होते हैं, जो लोग सब ट्रीटमेंट ले चुके हैं, लेकिन वो लोगों को टाइम बिंग तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब तक दवाई ले रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हो जो बिना दवाई के ठीक कर दे, ऐसा क्या हो जो परमानेंटली ठीक कर दे। तो वो चीज में उनको जब मैं निकालती हूँ वहां से, तब उनको वो ब्लिस फील होता है कि यही तो मैं ढूंढ रहा था, या यही तो मैं ढूंढ रही थी। सो वो चीज है, उसके लिए वो चोजन वंस कर सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर चीज से उसको बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, सो आप ये कहना चाहती हैं कि हील खुद को, अपने आप को हर कोई कर सकता है, लेकिन किसी और को हील करने के लिए पीपल आर चोजन फॉर दैट पर्पस। और हम अपने आप को छोटी मोटी चीजें जो हील करते हैं, अभी समझो जैसे मुझे अपनी मेंटल हेल्थ हील करनी है, मुझे उस चीज को सीखना पड़ेगा। कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, बट उसको सीखना पड़ेगा, उसकी मोडालिटी सीखनी पड़ती है। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ, लेकिन सबकी एबिलिटीज अलग होती है, सबकी पोटेंशियल अलग होती है। तो जो जैसे अब मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है, आपका इंटरेस्ट शायद इस चीज में अगर नहीं होगा, तो आप टू एन एक्सटेंट सीखेंगे खुद के लिए, और फिर आप कुछ और करेंगे। सबकी इंटरेस्ट के हिसाब से है, सबको सबकी कैपेबिलिटी पोटेंशियल के हिसाब से। ओके, ठीक है। आजकल ये देखा गया हर कोई अपनी लाइफ को ना अच्छी तरह मिस कर देता है। हाँ, जैसे आटा गूंद देता है ना, वैसे गूंद देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप हंस रही हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आप सही बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली
लोग बोलते हैं कि लोग ब्लेम करते हैं जाकर कि इसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई, इसकी वजह से लाइफ मेरी खराब। ये बिल्कुल सही है कि हम खुद ही अपनी लाइफ को मैस करते हैं, कि हम खुद ही हमारे सबसे बड़े एनिमी हैं। क्योंकि हमारे इतने जो ट्रॉमास होते हैं, हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं या हमारे पास्ट लाइफ ट्रॉमास होते हैं, उसकी वजह से हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। अभी अगर समझिए मैंने कोई गलती की है, तो से फॉर एग्जांपल मैंने ये पानी का ग्लास गिरा दिया, तो जब मुझे फिर वापस पानी भरना होगा इसमें, तो मैं एक बार बोलूँगी ना कि यार अभी अभी गिराया है, क्या ज़रूरत है फिर से पानी भरने की। मैं ही अपने आप को रोकूंगी फिर से काम नहीं करने के लिए। तो वो हम ही हमारे रोड ब्लॉकर होते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि एक इंसान आपके पास, जैसे आपने कहा कि सब तरफ से मायूस होकर वो आपके पास आता है, ठीक है, फिर सेशन कैसे स्टार्ट होता है? सो सेशन वो अपने फिर आप पूरी जर्नी जानेंगे, स्टार्ट कैसे होता है, सेशन क्या होता है, एंड कैसे होता है। तो वो लोग जब आते हैं तो मैं सबसे पहले तो उनको, वो जो भी आते हैं वो लोग बहुत भरे हुए होते हैं, उनको बात करनी होती है, उनको एक्चुअली कोई किसी ने सुना नहीं होता है, दे फील अनहर्ड। तो उनको पहले मैं सुनती हूँ कि एग्जैक्टली वो चाहते हैं क्या मुझसे। फिर जब उनकी पूरी मैंने बात सुन ली, उनको मैं समय देती हूँ। मेरे पास में उस वक्त कोई समय का ये नहीं है कि मैं इतनी ही देर उनकी बात सुनूंगी, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल उनकी पूरी बात सुनती हूँ, उसमें फिर वो कितना भी समय लगे। तो पहला सेशन कितने घंटे का होता होगा? घंटों का? कितना भी हो सकता है। अभी एक मेरा जो मैक्सिमम आपको बताऊं, मेरा 5.5 घंटे का सेशन फ्री है, वो उसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो वो उसमें मैं तो सो ही जाता हूँ। लेकिन वो उनकी वो जरूरत थी। जी, आई अंडरस्टैंड। उनकी वो इतनी जरूरत थी, क्योंकि वो अगर मैं नहीं सुनती, वो एनरोल करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन मेरे लिए एज अ हीलर सामने जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ, उस कुर्सी का कोई ड्यूटी है। ये इसी वजह से वो आपके पास आता है, मेरे पास नहीं आते। इसी गिविंग द पेशेंट हियरिंग इज अगेन वेरी वेरी सूदिंग एंड हीलिंग। बिल्कुल सही कहा। सो जब वो पहले सुनते हैं और उसके बाद में सुनने के बाद में मैं उनको कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ जी। उस क्वेश्चंस पे मुझे पता चलता है कि हाँ वो लोग अभी किस तरह के चैलेंजेस से डील कर रहे हैं। अब जब मुझे पता चल गया कि इस तरह के चैलेंजेस से वो डील कर रहे हैं, तब मैं उनको बताती हूँ कि मैं एज अ कोच या हीलर मैं उनको किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ और मैं एक किस तरह की जर्नी पर उनको लेके जाऊँगी। तो मेरे 2 प्रोग्राम हैं, एक जो लिंक्ड है एक दूसरे के साथ में, 9 मंथ्स के प्रोग्राम है। वहाँ पर मैं उनकी पूरी जर्नी में उनको बताती हूँ कि इस तरह की हम जर्नी करेंगे। 9 मंथ्स मतलब कंसीविंग टू बर्थ जैसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि क्या होता है कि जो मेरा प्रोग्राम है वो ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम है। तो जब वो लोग प्रोग्राम के बाहर निकलते हैं तो वो लोग एक डिफरेंट पर्सन होते हैं। ये चीज की मैं गारंटी देती हूँ कि वो एक डिफरेंट पर्सन होंगे। वाह, बड़ा टफ शब्द है, गारंटी। फर्स्ट सेशन से ही आपको दिखने लग जाएगा कि आप एक डिफरेंट पर्सन में ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे, क्योंकि आपको वो चीज जो, लेकिन उसके लिए कुछ नॉर्म्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपको जो बोला गया है वो आपको करना पड़ेगा। ये तो आयुर्वेदिक डॉक्टर जैसा हो गया। हाँ, नहीं वो तो करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। देखिए, गोली तो दे देंगे, लेकिन इसके साथ आपको बिल्कुल उपवास भी करना पड़ेगा, पानी भी नहीं पीना पड़ेगा। बिल्कुल, वो देखिए काम तो, अगर आप आ रहे हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है तो इनर वर्क तो करना पड़ेगा। जब तक आप काम नहीं करेंगे, बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती है। तो आपको जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसमें उनके लिए मैं कस्टमाइज करती हूँ कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए, उनके चैलेंजेस के हिसाब से पूरा प्रोग्राम कस्टमाइज किया जाता है और उनके लिए क्या, उन्हीं के लिए उनके चैलेंजेस के लिए क्या है वैसे मैं डिजाइन करती हूँ बैठ के उनकी पूरी 9 महीने की जर्नी। और जब वो लोगों को फिर हर एक दिन कभी टास्क होते हैं, सेशंस होते हैं, कोई हीलिंग सेशंस होते हैं, कहाँ उनके ट्रॉमा हीलिंग्स होते हैं, ट्रॉमा रिलीजेस होते हैं, डिफरेंट सेशंस होते हैं और उसमें उन लोग एक डिफरेंट एक्सपीरियंस फील करते हैं और वो लोग सारे कुछ वो शेयर करते हैं कैसे हो रहा है और उसके बाद में वो लोग शिफ्ट होते रहते हैं। शिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां से आप आए थे वहां से आप जाएंगे नहीं। जो इंसान प्रोग्राम के अंदर एंटर किया था और जो प्रोग्राम के बाहर जाएगा वो 2 डिफरेंट लोग होंगे। ये चीज जो एंटर हुआ और जो एग्जिट हुआ वो बिल्कुल जो जहां से वो एंटर हुआ था या जैसे वो एंटर हुआ था वो बिल्कुल खत्म हो गया।
वो डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन एक शिफ्ट होता है। अच्छा। अब वो सामने वाले पे डिपेंड करता है, उसका फेथ, सरेंडर, उसने कितना काम किया है। बहुत सारे जिनको ये सारे चैलेंजेस होते हैं, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, उनके खुद के पर्सनल चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ काम नहीं कर पाते हैं। वहां पर मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है, तो मुझे पता है किस तरह के चैलेंजेस होते हैं। तो मैं उनको वहां पर एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हूँ और मैं उनको वहां से बाहर निकालती। हर इंसान के लिए सपोर्ट डिफरेंट होता है। कोई किसी को प्यार से सपोर्ट चाहिए, किसी को पुश करके सपोर्ट चाहिए, किसी को ज्यादा हक करके सपोर्ट चाहिए। सबका डिफरेंट होता है। जो जैसा इंसान है, क्योंकि वो हर एक के लिए मेरी गाइडेंस डिफरेंट आती है। और जैसी गाइडेंस जिसके लिए आएगी वैसे उसको मैं हैंडल करती हूँ। ठीक है। तो सुनीता जोशी के पास क्या ऐसे टूल्स हैं जिसकी वजह से मतलब इंसान एक ऐसा आया, ए आया और वो ट्रांसफॉर्म होकर जेड बन गया? क्या क्या टूल्स आप इस्तेमाल करती हैं? मेरे पास में टूल्स से ज़्यादा, टूल्स तो देखिए सबके पास होते हैं, और मेरे से भी बहुत ज़्यादा बहुत पहुँचे हुए हीलर्स आज हैं इंडस्ट्री में। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत बेहतरीन हूँ और मेरे पास ही सब कुछ है। बिल्कुल बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो मुझसे भी कई बेटर हैं। लेकिन हाँ, मैं ये आपको बता सकती हूँ क्या मुझे अलग करता है बाकी लोगों से। वो जो अलग करता है वो है द वे आई लव, द वे आई सपोर्ट, द वे आई हील। मैं, अगर कोई मुझे बोल रहा है मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, तो मैं उसको नहीं बोलती कि अच्छा तो नहीं किया, ठीक है मैं बात नहीं करूँगी, अभी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तब। नहीं हो रहा है, क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, करें, साथ में करें। आज प्लान नहीं है सेशन, आज उनका शेड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे बात करनी है सुनीता आपसे, बिल्कुल बात करेंगे। फिर वो जैसा मेरा उनका शेड्यूल है वैसे हम शेड्यूल करके बात करते हैं। वो प्रोग्राम के अंदर वो कोई स्कोप नहीं है कि आप बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ है कि हाँ उसके अंदर। लेकिन मैं आपके लिए बनी हूँ, मैं आपके लिए हूँ। आपको किस तरह की सपोर्ट चाहिए मुझसे, प्लीज़ मुझे बताइए। आपको किस तरह का चैलेंज आ रहा है मुझे बताइए। मेरे पास में 100, 150, 200, 300 टेक्निक है, मैं आपको उसमें से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन आप मुझे बताओ वो जिस तरह का कंपैशन लेवल, जो एम्पैथी लेवल है, जिस तरह का मैं प्यार करती हूँ, जो डिवाइन लव है, जो मुझे मिलता है वो मैं पास ऑन कर रही हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ, जो मेरे पास में आता है वही मैं पास ऑन। जो आप बोल रहे हैं कि जो मुझे मिलता है, मतलब क्या? मतलब कि मैंने कहा ना कि हमको प्यार लेना नहीं आता। परमात्मा हम सबको प्यार कर रहे हैं, लेकिन हमको प्यार लेना नहीं आता। हम बोलते हैं नहीं, मैं तो लायक ही नहीं हूँ प्यार के, मैं तो भगवान ने मेरे पास तो प्यार हो ही नहीं सकता है, यही हो नहीं। मैं अपने आप को ओपन रखती हूँ परमात्मा का प्यार के लिए। जब मेरे पास आता है, मैं एक चैनल हूँ, मेरे पास में आता है, मैं लोगों को दे देती हूँ। अब इसको मैं क्यों प्यार करूँ, इसने तो मुझे पैसे नहीं दिए, या फिर इसको मैं क्यों प्यार करूँ, इसने तो मेरी बात नहीं मानी। नहीं, मेरे लिए सब एक है। वो जो कुछ भी उनके चैलेंजेस है वो मटेरियल चैलेंजेस है, लेकिन आज वो जो भी आया है वो परमात्मा का बच्चा, वो उनका और उनका कनेक्शन है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। कनेक्शन तो उस बच्चे का और परमात्मा का है, जिन्होंने परमात्मा ने तो मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया है एक इंस्ट्रूमेंट जैसे। तो मैं कौन होती हूँ किसी को जज करने वाली? मैं सिर्फ और सिर्फ उनके तार जोड़ने के लिए हूँ। जिस दिन उनके तार जुड़ गए उस दिन मेरा रूल खत्म। आपकी प्रैक्टिस में क्या गट फीलिंग का भी बहुत रोल होता है? इंट्यूशन का बिल्कुल। सो वही है जो डिवाइन गाइडेंस है। सो बेसिकली लॉजिक से ज्यादा इंट्यूशन पे आपका काम होता है। सो वो जो भी आ रहे हैं उनके लिए उनकी एनर्जी रीड करती हूँ मैं। तो जो भी उनके लिए मेरी सब एनर्जी हीलिंग्स है। तो जब वो आते हैं तो उनकी एनर्जी से मुझे क्या पता चल रहा है। सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है, जैसे हमारे थंबप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं वैसे एनर्जी डिफरेंट होती है। ओके, अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि रिलेशनशिप किसी भी तरह की हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की, पेरेंटल चाइल्ड, बॉस सबऑर्डिनेट, ये सब तरह की एनर्जीज को और रिलेशनशिप्स को आप करती हैं? जी बिल्कुल। और हमारे जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं वो इमर्ज होते हैं हमारे पेरेंटल बिहेवियर से। कुछ इसको समझाइए ना, नहीं समझ में आया। मतलब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा एक नेफ्यू है और मेरा बेटा है। मेरा बेटा है 10 साल का। वो दोनों बात कर रहे थे एक दिन। तो मेरे बेटा आपका 10 साल का है, नेफ्यू कितना बड़ा है? वो उससे 2 साल छोटा है। हाँ, अच्छा, तो वो 8 इयर्स का, ये 10 इयर्स का। लोग दोनों बात कर रहे हैं, शादी करनी चाहिए। तो उसका नाम युवान है, इसका नाम नमन है। तो नमन मेरा बेटा है और युवान मेरा नेफ्यू। तो नमन बोल रहा है शादी नहीं करनी चाहिए। तो युवान बोलता है शादी करनी चाहिए, पता है क्यों? तो नमन बोलता है क्यों? तो बोलता है एक परमानेंट नौकरानी मिलती है। तो
मैंने वहाँ इंटरप्ट किया और मैंने कहा नहीं युवान, परमानेंट नौकरानी नहीं, परमानेंट बेस्ट फ्रेंड मिलता है उनको भी और आपको भी। तो जो बच्चा ये सोच रहा है कि उसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है कि उसने कुछ सिखाया, नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाया। उस बच्चे की कोई गलती नहीं, उसको जो समझ में आया उसने किया। लेकिन वो बच्चे की जो बिलीफ है, जो आज उसने सीखा समझा कि एक पार्टनर जो होता है, स्पाउस होती है, वो नौकरानी होती है। अब वो बिलीफ वो कैरी फॉरवर्ड करेगा जब तक वो बड़ा होगा, क्योंकि वो बिलीफ से ही वो जी रहा है। अब जब वो रिलेशनशिप में आएगा तो अपने स्पाउस को एक नौकरानी जैसे ट्रीट करेगा और उनका रिलेशनशिप हैम्पर होगा और टूट जाएगा। अब यही कंडीशनिंग जो है ये बच्चों के लिए प्रॉब्लम। वहाँ मैंने उसको करेक्ट किया, जब मैंने उसको करेक्ट किया परमानेंट बेस्ट फ्रेंड, वो जब भी मुझे मिलता है मुझे बोलता है मासी शादी में परमानेंट बेस्ट फ्रेंड होता है ना। अब उसकी वो बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा है, वो उस चीज़ को समझ रहा है कि शादी में स्पाउस जो होता है वो परमानेंट बेस्ट फ्रेंड होता है। अब उसकी वो कंडीशनिंग हो गई। अब वो कभी स्पाउस से मिलेगा तो कोई लड़की से मिलेगा तो उसको वो एक फ्रेंड जैसे देखेगा, एक फ्रेंड जैसे ट्रीट करेगा, इक्वल ट्रीट करेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी से रिलेशनशिप्स इश्यूज होते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा। बताइए ये इश्यू स्टार्ट कहाँ से होते हैं? Where do they germinate? Germinate from our beliefs। हम क्या सोचते हैं। लेकिन हमारी सोच कहाँ से जर्मिनेट होती है? हमारी सोच, हम जिस तरह की पर्सनालिटी है, हमने किस तरह का चाइल्डहुड जिया, हमारे किस तरह का पीयर ग्रुप था जब हम छोटे थे, हमारे किस तरह का सोशल सर्कल था, एनवायरनमेंट कैसा था। हम भले बहुत, जैसे एक बच्चा है वो बहुत आलिशान घर में पला बड़ा, उसकी सारी डिमांड्स पूरी हुई है, उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत प्यार से रखा है, बहुत कुछ सब कुछ मिला उसको लाइफ में, उसकी कोई कमी नहीं है। वो बच्चे के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे बड़े होने के बाद। क्यों? पता नहीं। क्योंकि उसको सब कुछ मिला, उसको पता ही नहीं लाइफ में चैलेंजेस का मतलब क्या होता है। उसको पता ही नहीं, जब उसकी लाइफ में चैलेंज आएंगे तो वो पैनिक हो जाएगा। उसको चैलेंज से डील करना आता ही नहीं है। उसको दुनिया की प्रॉब्लम्स, बाहर की जो बोलते हैं ना कि दुनियादारी, उसको नहीं पता क्या होती है। उसको तो इतना ही पता मुझे जो चाहिए मिल जाएगा। That's it। उसको लगता है मैं चाहता हूँ वो लाइफ में मुझे मिल सकता है। अब उसके लाइफ में अगर उसके हिसाब से नहीं चला तो उसकी इज इन प्रॉब्लम। ठीक है। क्या मैरिज में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो डाइवोर्स एक सही सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। तो क्या करे वो? मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट्स है तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेट करना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों पार्टनर्स को बैठ के एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना होता है। और यूजुअली मैरिज में प्रॉब्लम इसीलिए आती है, ज़्यादातर, आई एम सेइंग मोस्टली, वहाँ पर कोई तीसरे की एंट्री होती है। अब वो तीसरा कोई भी हो सकता है, वो दोनों के पेरेंट्स हो सकते हैं, वो कई किसी के फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि उसमें कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब किसी लड़की है, उसकी मम्मी है, वो उसको बोल रही है अच्छा ऐसे किया उसने तेरे साथ, अब वो उसको कंडीशन किए जा रही है। बेटे की जो मदर है या उनके फादर है, वो उसको कंडीशन किए जा रहे हैं, उसने ऐसे करना ही नहीं चाहिए था तेरे साथ। बस वो जो तीसरे की एंट्री है ना, वो प्रॉब्लम करती है। जब दो लोग हैं एक साथ बैठे हैं, एक साथ बात करें, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ दो लोगों की जरूरत होती है। एक इंसान की जरूरत होती है जो आके अप्रोच करे और बोले कि चल कोई नहीं ठीक है माफ कर दे, और दूसरे की जरूरत होती है कि भाई ठीक है, वो बोले कि हाँ चल तूने बोला तो हम माफ कर दे। जहाँ तीसरे की एंट्री हो गई वहाँ प्रॉब्लम होती है। और अगर ऐसा है, वो तीसरे की एंट्री होती है, एक ये प्रॉब्लम है। और एक दूसरा है कि एक इंसान है जो शादी चलाए जा रहा है, अब वो लॉन्ग टर्म है, चलाए जा रहा है, वो खींचे जा रहा है, और कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल नहीं है। म्यूचुअल का मतलब 50-50 नहीं होता है। म्यूचुअल कैन बी एनीथिंग विच इज म्यूचुअली दोनों पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हुआ है। मैं हिसाब किताब नहीं रखता। हाँ नहीं, हिसाब की वही बोलो ना, आपने एक गाली दी, मैंने एक दे दी, चलो ये न्यूट्रल हो गया। ऐसा नहीं। अब वो समझो वाइफ ने डिसाइड किया है कि मैं ये काम करूंगी, मैं ऐसे मेरी ये कंट्रीब्यूशन रहेगी शादी में, आप क्या करेंगे? बोलिए मैं ये एरिया में अच्छा हूँ, मैं ये करूँ, बस हो गया। अब जरूरी नहीं है कि वो दोनों 50-50 पे, बिल्कुल नहीं। हो सकता है वाइफ 70 पे है, हस्बैंड 30 पे है। हो सकता है कि वाइफ 80 पे, हस्बैंड 80 पे है, वाइफ 20 पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों अग्री है कि इस चीज के लिए, बस वो दोनों की जरूरत है। ओके, तो आप कहाँ इसमें आती हैं? लेट मी आल्सो अंडरस्टैंड दैट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका रोल, जो आप एक
रिलेशनशिप क्लैरिटी कोच है, आप कहाँ पर आती हैं इसमें? इसमें अगर देखिए, अगर ऐसा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, मैं इंडिविजुअल काम कर रही हूँ, मैं कपल्स के साथ में काम कम करती हूँ। अच्छा, तभी अगर कपल्स को साथ में काम कम करती है, बट अगर जरूरत है दोनों अगर आके आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या आपसे हीलिंग करवाना चाहते हैं, बेस्ट है। अगर दोनों साथ में आ रहे हैं तो बेस्ट है। लेकिन अगर अकेले आ रहे हैं, कोई भी एक स्पाउस आ रहे हैं, तो उसमें उनको समझाना कि वो सामने वाले, क्योंकि मैंने कहा कि मैं चैनल हूँ, तो सामने वाले का मुझे पता है कि उनकी वाइफ की एनर्जी कैसी है। तो मैं उनको बताती हूँ कि वो ऐसी नहीं है जैसे आप समझ रहे हो। उनको औरत होकर एक औरत के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ कि एक औरत क्या सोचती है, क्या चाह रही है आपसे। इसीलिए मेरे पास में ज्यादा मेन क्लाइंट्स हैं। मैं उनको बताती हूँ कि वो ये चाह रही है आपसे, आप ऐसे करके देखो, देखो आपकी बात हो जाएगी। अब वो जब ऐसे करते हैं उनकी बात बन जाती है, तब बोलते हैं हाँ अब मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। सो वो प्रॉब्लम होती है कि आदमी को दोनों हमको ये सिखाया नहीं जाता है, मेन एंड विमेन आर डिफरेंट। हमको ऐसे इतना हाँ फिजिकली हम डिफरेंट है, लेकिन हमारी सोच भी डिफरेंट है। हम लोग अलग तरीके से सोचते हैं। जब ये चीज़ की एजुकेशन आ जाती है मेन को और विमेन को कि हम दोनों अलग तरीके से सोचते हैं, तब लाइफ बहुत सिंपल होती है, बहुत, मैरिज भी बहुत सिंपल होती है। क्योंकि आप नहीं समझ, अब वो जब आकर आपको एक बोलेगी कि आप नहीं समझ सकते हैं मुझे क्या तकलीफ हो रही है, तो यार बोलेगी तो समझ में आएगा ना। सो एक सिंपल है कि वो क्या चाह रही है कि आस्क मी दैट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। अब वो आदमी बोल रहा है कि बता ना तुझे। अब दोनों की जो हेड में हेड कॉन्वर्सेशन हो रही है वो डिफरेंट है। अब वो बात नहीं कर रहे हैं, बात यहाँ पर हो रही है, बात यहाँ अंदर दिमाग अंदर हो रही है। अब वो कुछ चाह रही है कि वो इस तरह से बात करे, वो चाह रहे हैं कि वो इस तरह से बात करे, अब वो दोनों कर नहीं पा रहे क्योंकि दोनों की सोच डिफरेंट है, डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स। चलिए, हमने ये तो मान लिया, हमने ये डिस्कशन किया एक हस्बैंड वाइफ में या पार्टनर्स में, एक मैच्योर पार्टनरशिप में। अब आप आते हैं बिजनेस में, दो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है ना, राइट? पेरेंट्स एंड किड्स, वो भी एक तरह के रिलेशनशिप में होते हैं, और राइट, ओके, बॉस एंड सबऑर्डिनेट, वो एक अलग तरह का रिलेशनशिप होता है। तो ये सब कैसे हील किया जा सकता है? ये देखिए, हम आज कोई भी इंसान आपके लाइफ में जो है वो आपके अनहील्ड वुंड्स को अट्रैक्ट करके आपके साथ में है। मैं नहीं समझा। मतलब कि आपके अंदर कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई घाव। से फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा कि लोग मुझे नहीं समझते, ये घाव है, ठीक है। अब उसको वैसे ही लोग मिलेंगे जो उसको नहीं समझते, तो जिनके उसके जैसे ही घाव है। सो वो ये इंग्लिश में कहावत है ना, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। सो जिस तरह के हमारे घाव होंगे उसी तरह के लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में, और फिर हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ में क्यों एक ही जैसे लोग आके हमको परेशान करें। वो बोलते हैं ना कि डोरमैट डोरमैट। सो व्हाट इज डोरमैट कॉन्सेप्ट? कि आप बार बार उन्हीं तरह के लोगों को फेस कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर अनहील्ड वुंड्स है। तो जब आप वो वुंड्स को हील कर लेते हैं तो आप अपने हील्ड वर्जन से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। सो ये वुंड्स है, उनको आप क्या बोलते हो? किस तरह के वुंड्स हैं? इमोशनल है? ऑफ कोर्स इमोशनल है। और मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं कितना भी करूं मेरे लिए कम ही पड़ता है। so ये इमोशनल वुंड्स जो है, ये स्पिरिचुअलिटी से क्लियर किए जा सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी सोल के लिए होती है, जहाँ पे सोल एलिवेशन होता है। अच्छा। और हीलिंग्स भी स्पिरिचुअल होती है, मैं ये नहीं बोलती हूँ, बट वो बाद में आती है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम जो भी हीलिंग्स है, वो स्पिरिचुअल हीलिंग्स है, वो मेंटल हेल्थ हीलिंग्स है, कोई भी, वो बॉडी माइंड सोल को साथ में रख के होनी चाहिए, सिंक। आप अगर सिर्फ सोल को एलिवेट कर रहे हैं तो बॉडी और माइंड इंटरफेयर करेगा। आप सिर्फ बॉडी और माइंड को कर रहे हैं, सोल इंटरफेयर करेगी। इट हैज टू बी इन सिंक। इसीलिए जो मैं हीलिंग करती हूँ वो सब एक साथ है। क्योंकि अगर मैंने एक को भी छोड़ा, आपका माइंड बहुत पावरफुल होता है। मैं सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करती हूँ। जब अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड को आपने नहीं पकड़ा, वो आपको इंटरफेयर करेगा, फिर से आपको अटका देगा। अगर आपने बॉडी को नहीं किया, बॉडी रेजिस्ट करेगी। सोल को नहीं किया, वो आपको ग्रोथ नहीं देगी। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, हमने बताया था लोगों के हम इनको बुला रहे हैं, तो एक क्वेश्चन था और उन्होंने पूछा था, नाम नहीं बताया उन्होंने अपना जेंडर लिखा है, बट मुझे लगता है कि मैच्योर्ड बंदा होंगे जिन्होंने ये पूछा है, हाउ डू कंडीशंस लाइक PTSD, ADHD और OCD अफेक्ट रिलेशनशिप्स? ठीक है। और
इसका कोपिंग मैकेनिज्म क्या हो सकता है आपकी नज़रिए से? तो ये सारे बहुत डीप मेंटल हेल्थ कंडीशंस होते हैं। अच्छा। जहाँ पर वो लूप्ड रहते हैं उसी के अंदर। जैसे पीटीएसडी में कांस्टेंट वो उनका जो होता है ना स्ट्रेस में ही रहते हैं। एडीएचडी में उनको बहुत अटेंशन फोकस का प्रॉब्लम रहता है, और ओसीडी में वो लोग कंपल्सिव डिसऑर्डर रहता है उनको, ऑब्सेशन में रहते हैं वो लोग। सो ये सारे जो है वो उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ एडिक्शन में रहते हैं वो लोग। कोई ना कोई कोपिंग मैकेनिज्म, जैसे या तो उनके स्क्रीन एडिक्शन होता है, कोई सब्सटेंस एडिक्शन करते हैं, बहुत सारे लोगों को पॉर्न एडिक्शन होता है, बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल एडिक्शन होता है। तो उन सारे एडिक्शंस में वो लोग फंसे हुए रहते हैं, और वो लोग एक सर्टन लेवल के बाद में ग्रो नहीं कर पाते हैं। करते हैं, बहुत स्ट्रगल होता है उनके लाइफ में, बट आफ्टर अ पॉइंट दिस गेट स्टक। और वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। जब वो लोग हीलिंग्स लेंगे तो फिर वो लोग उससे आगे बढ़ जाते हैं, और वो लोग उस पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, चलिए सुनीता जी, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। अब हमें कुछ केसेस के बारे में बताइए, जो केसेस आपके बड़े आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रह चुके हों। कुछ ऐसे केसेस बताइए जहाँ पे आपको लगा कि ये दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड देन अगला हील हो के आपको बहुत 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 आशीर्वाद दे रहा हो, या आपके ब्लेसिंग्स दे रहा हो, या आपके लिए प्रे कर रहा हो। ऐसे कुछ केसेस बताइए। एक लेडी आई थी मेरे पास में, जिनको पीएचडी करना था, और उनका चैलेंज ये था कि वो पढ़ ही नहीं पाते थे। वो बुक खोलते थे और वो कुछ प्लान करते थे कि आज मुझे ये प्लानिंग करनी है, आज मैं ये चैप्टर पढ़ूंगी। वो प्लानिंग करके बुक बंद, फिर या तो वो कोई अपने स्क्रीन एडिक्शन में है, या तो फिर घर का कोई काम कर रहे हैं, बट वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने मुझे अपना ये चैलेंज बताया कि इस तरह का चैलेंज है। तो मैंने उनको बोला, मैंने उनको अश्योरेंस दिया कि समथिंग विल शिफ्ट। मैं नहीं बताती हूँ कि वो, क्योंकि देखिए आप जो रिजल्ट आउटकम होता है वो आपके और परमात्मा के बीच में है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हमने हीलिंग्स किए, वो सब कुछ किए, और उनका बाद में मुझे मैसेज आया कि मैं 10 घंटे पढ़ रही हूँ रोज़। और फिर उनको वो कॉन्वोकेशन जो था उनको मिला, उनके यूनिवर्सिटी से उनको बहुत रिकग्निशन मिला। उनको कुछ सिंगिंग में वो बहुत फंबल करते थे बात करते वक्त, तो उनको वो रिकग्निशन मिला उनके यूनिवर्सिटी से कि वो सिंगिंग में कुछ उनको लीड मिला था। और फिर उन्होंने मुझे थोड़े दिन बाद में और मुझे बताया कि उनको एक कोई मिलिट्री का कुछ उनका एक प्रोग्राम था, जिसमें वो उन्होंने कुछ 20+ मिलिट्री ऑफिसर्स को होस्ट किया था। जो लेडी बात ही नहीं कर पा रही थी, फंबल करती थी, उनको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती थी, आज उन्होंने प्रोग्राम होस्ट किया था। फॉर हर इट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट, एंड आई वाज सो प्राउड कि जहाँ ये लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हो गई। सो ये एक एग्जाम्पल है, बहुत ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। और बताइए ना। एक और है जिनके साथ में जिनके लिए हम लोग कुछ सोच रहे थे कि अभी हम लोग करियर के लिए कुछ करेंगे, हम आगे बढ़ने ही वाले थे। उनके साथ में एक साइबर क्राइम हो गया था, और उनके कुछ बहुत बड़ा अमाउंट उनका चला गया था, और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वो पैसे उनके भी नहीं थे, किसी और के उनके अकाउंट में पड़े थे, और वो इंस्टेंटेनियसली वो डिप्रेशन में चले गए थे। तो अब एज ए हीलर मेरा कमिटमेंट था कि मैंने उनको करियर के लिए करना था, बट उसको मैंने साइड में रख के पहले मैंने उनको ठीक करना ज़रूरी समझा। मैंने उनको पहले डिप्रेशन से निकाला, करीब 1-1.5 महीने में उनको डिप्रेशन से निकाला, फिर वो नॉर्मल हो गए, और फिर हमने बाकी का काम किया था, क्योंकि वो उस वक्त बहुत बड़े प्रॉब्लम में थे, और उनके रिलेशनशिप्स बहुत अफेक्ट हो गए थे, जिनके ये पैसे थे उनके। फिर एक जो मुझे ऐसे लग रहा था कि यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा था। एक कोई आया था जिन्होंने कहा था कि उनको उनकी वाइफ चाहिए फिर से, और वो कुछ भी करने के लिए रेडी थे उनकी वाइफ को पाने के लिए वापस। गेटिंग हर बैक। और वो उनकी वाइफ ने उनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, और डिवोर्स के लिए डिवोर्स मांगा था। अब मुझे जब मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, क्या हो सकता है, बट आप आइए। तो उनके साथ में सब कॉल वॉल हुई, सब कुछ हुआ। वो बोल रहे हैं मुझे चाहिए, वो कुछ भी करो, आपको जो मेरे से करवाना है सब करवा दो, मेरे को मेरी वाइफ चाहिए। मैंने उनको एक बात बोली, पहले मैं आपके ऊपर काम करूँगी, और उसके बाद में आपकी वाइफ अपने आप आपके पास है। उन्होंने कहा ये नहीं, मुझे पहले मेरी वाइफ चाहिए। मैंने कहा वो सब आएगी, पहले आप अपने आप को तो बिल्ड करो। हारे हुए इंसान के पास में औरत नहीं आती है, पहले कुछ बन जाओ, वो आएगी अपने पास।
उस चीज़ के लिए वो राज़ी ही नहीं थे। बहुत टाइम लगा मुझे उनके साथ बॉन्ड करने के लिए, समझाने के लिए। वो बहुत बहुत ही एडमेंट थे, बहुत एडमेंट थे। फिर वो उनकी बाद में जो हीलिंग्स हुई, उसके बाद में उनके बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलिंग्स हुए, बहुत अच्छा हुआ उनके साथ में। और वो एक सिचुएशन पे, एक ऐसी सिचुएशन पे आए जहाँ उन्होंने बोला अब मुझे मेरी वाइफ ही नहीं चाहिए। अच्छा। I just want, now he's focusing on his career, he's focusing on himself and he's so grateful कि आपने मुझे निकाला। उन्होंने बहुत सारे थेरेपी, बहुत सारे सेशंस लिए थे, बहुत दवाइयाँ खाई थी, बहुत कुछ किया था, बट उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बहुत साल उन्होंने ये सब किया, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। तो जब उनको पता चला कि एग्जैक्टली वो अटके कहाँ थे, तो जो रूट कॉज था, जब मैंने उसके ऊपर पिन पॉइंट किया, वो रूट कॉज से उनको निकाला, तब उनको पता चला यहाँ पर मैं अटका हुआ था, और फिर वहाँ से वो निकल गए थे। ठीक है। आजकल ना ज़्यादातर तो नहीं, काफ़ी लोग इनफिडेलिटी से सफ़र करते हैं। हाउ डू यू हेल्प देम? अगेन एज आई टोल्ड यू, इट्स अ वुंड। जो वुंड अगर अंदर है तो वो वुंड कहाँ से मिलता है? वो कहीं ना कहीं देखने से, पेरेंट्स से, जो भी आपके चाइल्डहुड से आया है। और वो जो वुंड है, एंड इनफिडेलिटी इज बेसिकली अ चॉइस। अभी देखिए, अगर कहाँ से, ऑफ कोर्स इट्स अ चॉइस। अभी देखिए, अगर किसी ने मुझे मैसेज किया कि आपके कुछ फ्रेंडली हो रहे, मैंने उनको अंदर आने दिया ना। अगर मैंने जब, और हर एक इंसान को ये चीज़ का पता होता है कि ये मेरे साथ में, ये मेरे क्लोज आ रहा है, वो आदमी है या औरत है, सबको पता होता है। तो जब मैंने वहीं पे उनको रोक दिया कि मुझे लग रहा है कि हाँ ये कोई एक दूसरा शेप ले सकता है, फॉर्म ले सकता है, वहाँ मैंने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वहाँ मैंने चॉइस किया। आई टुक अ फर्म डिसीजन एंड टू मेक अ चॉइस कि ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर मेरे शादी में प्रॉब्लम है, मेरे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर प्रॉब्लम है, वहाँ से मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही, या फिर मेरा वूंड्स है, तो उसको मैं आने दूंगी। तो वो जो भी है वो इनफिडिलिटी होने देते हैं। सो इट्स अ चॉइस। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं अपने रिलेशनशिप की, बट वो लोग को होने दे रहे हैं। सो इट इज़ एब्सोल्युटली अ चॉइस। सो अच्छा, चलिए, फाइन, आई गॉट दैट। ट्रीटमेंट में कैसे एक इंसान हील होने के बाद में उसमें क्या चेंजेस देखे जा सकते हैं? वो पॉजिटिव फील करेंगे, ब्लिसफुल फील करेंगे, और उनके लिए सबसे बड़ा चेंज जो आता है कि उनके लिए उनके जो भी चैलेंजेस है, जो उनके लाइफ के चैलेंजेस हो, वो उनको बड़े नहीं लगते हैं। उनको लगता है कि वो बड़े हैं और उनके ऊपर गॉड्स ग्रेस है, भगवान की कृपा है, और वो चैलेंजेस को बहुत इजीली रिजॉल्व कर देते हैं। क्योंकि उनके अंदर वो एक सपोर्टेड फील करते हैं, उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ आ जाती है जिनके लिए उनको लगता है कि नाउ आई कैन डू एनीथिंग। अच्छा, वो सपोर्टेड फील करते हैं, और वो बहुत ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फील करते हैं। उनको नहीं लगता कि ये छोटी मोटी चीज़ें मेरा कुछ कर सकती हैं। ओके, ठीक है। चलिए, हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस लोग लेकर आपके पास आते हैं। कई तरह के होंगे, आई थिंक हेल्थ होगा, वेल्थ होगा, करियर होगा, ये कुछ आप बताइए, किस तरह के चैलेंजेस आपकी प्रैक्टिस में, आपको क्या लगता है किस तरह के चैलेंजेस लोग लेके आते हैं आपके पास? चैलेंजेस जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं बहुत सारे, जहाँ PTSD है, ADHD है, OCD के बहुत सारे आते हैं। OCD में ज़्यादातर इस तरह के इश्यूज आते हैं जहाँ पर लोग जो होते हैं वो लोग सेक्सुअली उनके बहुत हाई डिज़ायर्स होते हैं, और वो लोग अपने आप को बहुत गलत समझते हैं। उनको लगता है कि उनकी इतनी गंदी सोच है कि वो औरतों को इतनी गंदी तरीके से देख रहे हैं। तो मैं वहाँ पर उनको बहुत ही क्लैरिटी से, बहुत क्लियरली मैं उनको बोलती हूँ, इट्स नॉट यू। ये आप नहीं सोच रहे हैं, ये आपका ट्रॉमा है। जब आप इसको ठीक करेंगे तो आप ये बिल्कुल इस चीज़ से निकल जाएंगे। तो अपने आप को गंदा मत समझिए, आप मत सोचिए कि ये आपकी गंदी सोच है। आप उस सोच से परे हैं। यू आर बिगर देन योर थॉट्स। जब वो लोग, उनको ये भी चीज़ एक समझ में आ जाती है, वो लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। क्योंकि आदमी लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है कि मैं एक औरत के लिए ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, नहीं सोचना चाहिए। उनके पार्टनर के साथ उनके रिलेशनशिप अफेक्ट करती है, मैरिज अफेक्ट करती है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं वो। फिर बहुत सारे लोग करियर इश्यूज़ के लिए आते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में उनके पेरेंट्स के इश्यूज़ होते हैं, सिबलिंग के साथ बहुत इश्यूज़ होते हैं, ब्लैक मैजिक के इश्यूज़ होते हैं। मैं ब्लैक मैजिक ठीक करती हूँ। मैंने 20 इयर्स प्रॉब्लम फेस किया है ब्लैक मैजिक का, और ख़ुद को ठीक किया है और निकाला है, और बहुत सारे लोगों की हेल्प ली है, अकेले नहीं किया है। पहले तो मुझे बहुत सारे लोगों की हेल्प लेनी पड़ी,
लेकिन उसको ठीक किया है। और ब्लैक मैजिक बहुत लोगों को बहुत नीचे कर देता है, तो वहाँ से लोगों को निकालना और उनको फिर से एक नई लाइफ देना। ठीक है, ये तो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम हो गया। स्पेक्ट्रम। अच्छा, मनी के लिए बहुत लोग आते हैं, पैसे के लिए बहुत लोग आते हैं। आपसे मांगते हैं? नहीं मुझसे तो फ्री मांगते हैं। अच्छा। लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी को कोई बहुत नीडी है तो उनको मैं फ्री भी हेल्प करती हूँ, कुछ सेशंस उनको फ्री देती हूँ। बिकॉज देखिए मैं मेरा धर्म है ये, तो धर्म के लिए ठीक है पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा ब्रेड एंड बटर है, बहुत इंपॉर्टेंट, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते स्पिरिचुअली होंगे तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप पैसे से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं पैसे से ऊपर हूँ, वो मेरी सोच है। सो जो भी लोग आते हैं वो उनकी पैसे की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो लोग, उनको क्या लगता है आज हम काम करेंगे ना, कल पैसा होना चाहिए। पैसे को आपके पास आने के लिए पहले आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा, फिर पैसा आएगा। आपकी ब्लूप्रिंट गड़बड़ है, ब्लूप्रिंट ठीक कर देती हो तो फिर पैसा आ जाएगा। ये सारी चीजें जो आपने बताई है, ये कोई बुक इसके ऊपर क्यों नहीं लिखती आप? लिखूंगी। आपने बोला बिल्कुल नहीं, मेरे दिमाग में है बुक लिखना है, मेरी टॉपिक भी है, मैंने रेडी करके रखा है। अच्छा। बिल्कुल लिखूंगी। दूसरा है, क्रिमिनल्स के ऊपर आप वर्क करती हैं या नहीं करते हैं, या अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, या रिक्वेस्ट आएगी तो आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन देखिए मुझे वो लोग चाहिए कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है इंटीग्रिटी। अगर आपने गलत काम किया है कोई बात नहीं, हम सब ने गलतियां की है, मैंने तो भर भर के की है। मैं तो बोलती हूँ मैंने जितनी गलतियां की उतनी किसी ने नहीं की होगी। अच्छा। बहुत गलतियां की हम सब ने, इसीलिए आज हम ठीक हो रहे हैं, इसीलिए आज हम इस जर्नी में हैं, ठीक है। लेकिन वो गलती करने के बाद में क्या आप रेडी है कि मैं वो गलती नहीं करूंगा वापस? अगर आप रेडी है तो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि कैसे आपके पास एक क्रिमिनल आए? गवर्नमेंट के थ्रू ही आएगा? कैसे भी आ सकता है, हाँ गवर्नमेंट के थ्रू आ सकता है बिल्कुल। तो ये तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा, सरकार तो आपके पास आएगी नहीं। मोहम्मद हैज टू गो टू माउंटेन, माउंटेन डजंट कम टू मोहम्मद। अगर आपने आइडिया दिया है ना तो बिल्कुल जाएंगे, ये भी अप्लाई करके देखेंगे अगर ऐसा कुछ। बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर बीड़ा उठाया है लोगों को ठीक करने का, हील करने का, और भगवान ने मुझे अगर चुना है इस चीज़ के लिए, तो बिल्कुल जहाँ जो भी एरियाज मेरे लिए खुलते हैं वो सारे एरियाज में। अगर मुझे अपने आप को सिलेक्ट करवाना है भगवान से तो कैसे सिलेक्ट करवाऊं? सिफारिश करवानी पड़ेगी आपकी? बिल्कुल नहीं, मैं तो आपके सामने बैठी हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बार बार मैंने सुना आपसे कि एक इंसान के वूंड्स होते हैं इंटरनल, जो अनहील्ड होते हैं, एक चाइल्ड के होते हैं, प्रीवियस बर्थ के होते हैं, राइट? क्या एक इंसान अपने आप को हील कर सकता है ये सब चीजें? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ओके। अगर वो, जैसे मैंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी हमारे अंदर होती है और वो सीख ले कि ये कैसे करना है, मोडालिटीज होती है, वो सीख ले तो बिल्कुल कर सकता है। मैंने भी तो किया ही है, अपने आप को ठीक किया ही है। तो कब आप सिखाना शुरू करेंगी? बिल्कुल, इस चीज पे जो भी आपने मुझे आज बोला है, वो सारी जो नई चीजें बोली, उस सारी चीजों के लिए आप नहीं सिखाती, इसका मतलब? नहीं, अभी तक तो नहीं सिखाती। अच्छा, बट मैं so when do you intend to start coaching people on this aspect? वेरी सून आई बिलीव। अच्छा, ओके। बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट आते हैं, लोग चाहते हैं, मुझे ये रिक्वेस्ट आता है कि हमको आपके जैसा बनना है, तो मैंने बोला वो तो मैं आपको प्रोग्राम में ही बना दूंगी, लेकिन ये चाहते हैं कि हम आपके जैसा जो विजडम है वो पाना चाहते हैं। मैंने बोला विजडम तो जो पिछले बर्थ से या फिर इस जन्म के जो चैलेंजेस से उससे वो भी चॉइस है। हाँ, विजडम लेना है या नहीं लेना? हाँ नहीं, और वो भी जो भी है चॉइस भी है जी। और दूसरा है कि वो तो चैलेंजेस से भगवान ने जैसा ही बनाया है वैसा है, बट जितना मेरे लिए पॉसिबल है उतना मैं डेफिनेटली देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ लेकर जाऊँ, मैं चाहती हूँ कि जितना मेरे लिए पॉसिबल है उतना देकर जाऊँ, क्योंकि मुझे खाली हाथ जाना है और खाली झोली जाना है। वो बोलते हैं ना, हम पास बैगेज लेके आते हैं कर्मा का, और वो कर्मा के बैगेज को हम यहाँ रिजॉल्व करते हैं, तो वो वापस पोटली नहीं लेके जानी है, मुझे सब खाली करके जाना है, देकर जाना है। यहाँ पे जितना दे सकूं उतना देना। अच्छा, चलो ये बताइए कि एक एवरेज इंसान के लिए एक सेशन कितना समय का होता है और ऐसे कितने सेशंस होते हैं?
तो सेशन 60 मिनट्स का होता है और ऐसे जो मेरे 9 मंथ्स के प्रोग्राम में 35 सेशंस होते हैं। अच्छा। और वीकली एक सेशन होता है और उसमें फिर मैं टाइम नहीं देखती, समझिए अगर 1 घंटे का अगर उसकी एनर्जी बोल रही है कि टाइम और चाहिए, बात कर रहे हैं या फिर कुछ प्रोसेस है जो थोड़ा लंबा हो गया, तो मैं होने देती हूँ, मैं घड़ी नहीं देखती हूँ या फिर मैं उसको नेक्स्ट सेशन से काटती नहीं हूँ। अच्छा। कि नहीं अभी जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ कोचेस होते हैं, हीलर्स होते हैं, वो लोग 300 मिनट्स ऐसा है तो आपका 10 मिनट हो गया, 290 है अभी, इतना नहीं, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मेरे पास में आप आए हो, ठीक है, मेरी टाइम की वैल्यू है, अग्री, बट कभी कभी अगर आपको मेरी ज़रूरत ज़्यादा है तो मैं आपके लिए हूँ। ओके, तो आपको वो फाइनल रिजल्ट से मतलब है जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन या आउटकम एंड ऑल दैट। राइट। ओके, सो यू से 1 आवर एंड 9 मंथ्स का कोर्स होता है, उसमें काफ़ी कुछ बीच में चलता रहता है। और पूरे 9 मंथ्स में मैं उनको हैंड होल्डिंग देती हूँ। अच्छा, कि आपको अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, यानी अगर आपको मेरी इमोशनल और मेंटल सपोर्ट, अगर आपको मेरी ज़रूरत है, समझिए कि झगड़ा हो गया किसी के साथ में, अब वो उसी रीज़न से मेरे पास में आए थे कि वाइफ के साथ नहीं जमती, अब झगड़ा हो गया, वो उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पैनिक अटैक आ गया, कुछ हुआ, रात की 1 भी बजेंगे ना, मैं उनको हेल्प करूँगी, घड़ी नहीं देखती। और पैनिक अटैक के लिए और सुसाइड केसेस के लिए मैं कोई चार्जेस नहीं लेती, कोई घड़ी नहीं देखती। अगर वो मैंने देख लिया कि अगर किसी का मैसेज है, ऐसा कुछ है, आई विल हेल्प देयर एंड देन। नो चार्जेस एंड नो टाइमिंग फॉर दीज 2 केसेस। लोग आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया से अप्रोच कर सकते हैं। मेरा ब्लिसफुल विस्पर्स मेरा यूजर आईडी है। क्या यूजर आईडी है? ब्लिसफुल विस्पर्स। ब्लिसफुल विस्पर्स। BLISFUL WHISPERS। अच्छा। सो ब्लिसफुल विस्पर्स मेरा यूजर आईडी है। मैं लिंक्डइन पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हूँ। सो वहाँ पर आप मुझे DM करेंगे तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे गेट इन टच विद यू। ठीक है, फाइन मैम, हम अपने पॉडकास्ट के एंड पे आने शुरू हो गए, नज़दीक हैं काफ़ी। हमारा एक सेशन होता है जिसमें हम आपसे पूछते हैं, हर एक गेस्ट से ये पूछते हैं कि उनका स्कूप क्या है। उसका फुल फॉर्म है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। हर इंसान ऑर्डिनरी होता है और कहीं ना कहीं जाके वो सोचता है कि मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीनी, आई वॉन्ट टू बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी, और तब वो अपने आप लिए कोड बनाता है जिसको सक्सेस कोड होता है। हम ये जानना चाहेंगे सुनीता जोशी का सक्सेस कोड क्या है? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर एक ही वर्ड अगर बोलना है, सो इट इज़ पैशन। ओके। आई एम वेरी पैशनेट फॉर माई वर्क, और उसके लिए फिर कुछ भी करना पड़े। एक कोट है टी हार्वेकर का, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। ओके, सो आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस कोट, और ये हर एक चीज़ में मैं यूज़ करती हूँ कि अगर मैं ये पानी भी पी रही हूँ तो पैशन से पीऊँगी। क्योंकि मुझे परमात्मा ने ये पानी दिया है। आज आपके सामने हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, और ये इतने अमेजिंग क्वेश्चंस पूछे, इतने सारे लोगों को आप हेल्प कर पा रहे हैं। आपने मुझे भी इतनी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। ये पैशन के साथ करना है, जो भी करना है पैशन के साथ करना है, बस, फिर वो कुछ भी हो। सो दैट कैन बी ट्रू सेड एट माय स्कूल। 2 सवाल लास्ट में। एक, इतनी सारी प्रोलॉन्ग एक्टिविटी आपकी शायद होती होगी, ठीक है ना, राइट? तो आपकी दिनचर्या क्या है? दिनचर्या है, सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपने आप को हील करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। यही मेथड से? अपनी जो भी मेथड है, पहले एक्सपेरिमेंट सारा खुद पे। अच्छा। पहले जो मैं नई भी कोई टेक्निक अगर है तो मैं पहले खुद पे ट्राई करती हूँ, कैसा लग रहा है, उसके बाद किसी और को नहीं। तो और मैं पहले अपने आप को, आई बिलीव दैट लोग मुझे पूछते हैं कि सुंदर कैसे दिखा जाए। ऐसे सुंदर दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुंदर महसूस कीजिए। सो व्हेन यू फील गुड, आप अच्छा दिखेंगे, 100% दिखेंगे। सो आई फील गुड। पर सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल फील करवाती हूँ सुबह, और हीलिंग्स करती हूँ अपनी खुद की। उसके बाद मैं फिर नेचर से कनेक्ट करती हूँ,
मेरा खुद का जो रूटीन है, बाहर जाती हूँ, नेचर से अलग अलग तरीके से कनेक्ट करती हूँ और उसके बाद में फिर लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना शुरू करती हूँ। फिर वो सोशल मीडिया है, ऑनलाइन जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ में, और फिर इवनिंग में मेरे बच्चे के साथ और मेरे पेरेंट्स के साथ खेलती हूँ सब कुछ, और सारा फिर से नाइट में फिर से अपने आप से कनेक्ट करती हूँ, रिफ्लेक्ट करती हूँ कि दिन भर में क्या मैंने ऐसा किया जो बहुत अच्छा किया, या फिर मैं कल के दिन को कैसे बेटर कर सकती हूँ, और कल मुझे क्या करना चाहिए जो आज मैं नहीं कर पाई, वो करके उसके बाद में थैंक यू बोल के भगवान को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करके कि बहुत सारे लोग हैं जो लोग आज ढूंढ रहे हैं कि वो लोगों को क्या करना चाहिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे भगवान ने एक सेकंड अपॉर्चुनिटी दी लाइफ में, कि मुझे आज भी इतनी सारे चैलेंजेस के बावजूद भी ज़िंदा रखा और इस तरीके का काम करने के लिए चूज़ किया। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ और थैंक यू बोल के सो जाती हूँ। क्लाइंट्स कैसे आते हैं आपके पास? हाउ डू दे कम? आप मार्केटिंग करती हैं या रेफरेंस से आते हैं? रेफरेंस से भी आते हैं, मार्केटिंग भी करती हूँ। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं एवरी ट्यूसडे फ्राइडे पोस्ट करती हूँ जो कुछ चैलेंजेस है, कभी अपनी स्टोरीज पोस्ट करती हूँ, कभी जो करंट चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं उसके लिए पोस्ट करती हूँ, अनाउंसमेंट्स करती हूँ, टेस्टिमोनियल्स भेज रही हूँ। और अगर किसी की रिक्वेस्ट है, किसी ने मुझे कहा था कि आप अपने बालों के बारे में बताइए, आपके बाल क्यों इतने सुंदर, तो उसके लिए मैंने पोस्ट किया था। कोई मुझे जो भी आपकी डिमांड है आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। ये सेशंस आपके होते कैसे हैं? वन ऑन वन होते हैं, आप क्लाइंट के यहाँ जाते हैं, क्लाइंट आपके यहाँ आते हैं, या आपका ऑफिस है वहाँ पे करते हैं, या ऑनलाइन करती हैं, कैसे करती हैं? ऑनलाइन होता है, वन ऑन वन, कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल। मेरा ऑनलाइन वन ऑन वन मेरा वो तो ऑनलाइन है जी। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे लॉक होता है। मैं इसको अभी फिजिकल भी करूँगी जहाँ पर मैं ऑफलाइन ले जा रही हूँ इसको, बट उसमें थोड़ा सा और समय है अभी। और जहाँ पर उनकी हर एक चीज़ है जो बिल्कुल उस पर्टिकुलर रूम में ही लॉक्ड रहती है, और उनके यहाँ पर भी उनको मैं सारे गाइडलाइंस देती हूँ कि एक नो डिस्ट्रैक्शन जोन में बैठिए, लॉक करके बैठिए अपने आप को, क्योंकि उनकी पूरी पर्सनल लाइफ वो खोल रहे हैं मेरे सामने। उनकी एक भी बात, उनका नाम कभी कहीं पर नहीं आता है। एक बार मुझे मेरी क्लाइंट ने कहा था मेरा नाम डाल दीजिए आप टेस्टिमोनियल पे, उसके बाद में मैंने अपने आप को ओथ लिया है, मैंने बोला किसी का नाम नहीं डालूंगी, ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बोला लोग मुझे पहचाने नहीं पहचाने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आते हैं वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत अपने दिल की बात बोलते हैं। मुझे किसी को नहीं बताना वो लोग क्या गो थ्रू कर रहे हैं, किसी को नहीं बताना, और वो लोग बस उनके और मेरे बीच की रहती है। ओके, सो ये एश्योरेंस कैसे आप उनमें इनकलकेट कर सकती हैं कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा? वो ट्रस्ट कैसे आप उनको धीरे धीरे आता है उनको। अच्छा। और वो आता है क्योंकि आई बिलीव कि देखिए जितना आप जिस तरीके का एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोग एक्चुअली समझते नहीं है। वो जब बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। व्हाट इज बिलीव इन योर सेल्फ? जब आप ये बोलते हैं मुझे, मैं अपने आप को ये बोल रही हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो परमात्मा के शब्द है, तो मैं वो कन्विक्शन से बोल रही हूँ, इम्पैक्टफुल बोल रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें सामने वाले को वैसे ही मिलेगी। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरी कौन सुनेगा, यार मैं जो बोल रही हूँ यार मेरी थोड़ी कोई सुनने वाला है, मेरे को कोई बिलीव थोड़ी करेगा, अरे मैं कौन हूँ, तो सामने वाले को वो वैसी ही फीलिंग आती है। व्हाट यू फील इज व्हाट अदर्स आर फीलिंग। ओके, तो आपको अपने ऊपर जब भरोसा करेंगे तब सामने वाले को भी आपके ऊपर भरोसा आएगा। मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो बिल्कुल भगवान का काम है। ठीक है, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। लेकिन नहीं, इससे पहले आपको समय दिया जाता है, आप डायरेक्ट ऑडियंस से बात कर सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें आप उनसे डायरेक्ट एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ट्रूली ग्रेटफुल फॉर यू कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी एंड इट वाज वंडरफुल। सो हम लोगों को लगता है हीलिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है या फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन हीलिंग वो सबके लिए है जो लोग अपने मीडियोक्रिटी को या अपने स्ट्रगल्स को तोड़ना चाहते हैं और एक वो लाइफ जीना चाहते हैं जो उनके लिए हाईएस्ट पोटेंशियल है। हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है हम किसी को नहीं पता, लेकिन आज अब अगर आप देखेंगे बराक ओबामा है, जितने भी बड़े आप इंडस्ट्रीज देखेंगे, बड़े लोग जो बहुत सक्सेसफुल है, वो सब लोगों ने अपना इनर चाइल्ड हील किया, वो सब लोगों ने हीलिंग्स की है, तब जाकर वो लोग वहाँ पर हैं। अपनी मीडियोक्रिटी को तोड़ना, अपने बैरियर्स को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बिलीव्स को तोड़ना और रिकंडीशन करना, अपने आप को रीवायर करना, अपने सबकॉन्शियस को रीवायर करना,
ये हम सबका बर्थ राइट है। हम वहाँ जॉयस रहना, ब्लिसफुल रहना, सक्सेसफुल होना हमारा बर्थ राइट है। सो आपकी बर्थ राइट को आप लीजिए और जिससे भी आप कनेक्ट करें वहाँ से आप हील होइए और अपना बेस्ट लाइफ जिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम सब लोग हमारी बेस्ट क्वालिटी लाइफ जिए। स्ट्रगल करके, सफरिंग करके जीना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल गलत है। अगर कोई बोलता है कि मेरी लाइफ ऐसी है, ये तो परमात्मा की देन है, ये तो मेरा नसीब है, बिल्कुल आपका नसीब नहीं। आप अपने नसीब को बदल सकते हैं अगर आप चाहें तो। थैंक यू सो मच। ओके सुनीता जी, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी काफ़ी एंजॉय करेगी। देयर विल लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई बिलीव कमिंग फॉर यू, तो हम आपको क्वेश्चंस भेज देंगे, आप उनको डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना जी? लुकिंग फॉरवर्ड। या श्योर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।